प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय में आपके विषय हिस्ट्री में आपके टॉपिक चल रहा था मुगल वंश। मुगल वंश में अपन ने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और पिछले लेसन में अपन ने अकबर के बारे में प्रारंभिक जो घटनाएं थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। किस प्रकार सब सत्ता प्राप्त की उसने, किस प्रकार बैराम खां का संरक्षण रहा, फिर 60 से 62 तक 2.5 माह महाम अरंगा का संरक्षण रहा और 62 ईस्वी के पश्चात यह स्वतंत्र शासक बनता है, यानी यह प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाला अब कोई नहीं रहता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं वो है साम्राज्य विस्तार। यानी अकबर ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया उसी के बारे में इस टॉपिक में विस्तार से वर्णन है। क्योंकि देखिए, अकबर मुगल काल के शासकों में सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। प्रसिद्ध शासक एकमात्र था अकबर। क्यों था? अपनी विजय, अपने शासनकाल में इसने जो कार्य किए उसके कारण ही अकबर इतिहास में महान के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, साम्राज्य विस्तार पहला 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है। शासक कौन होता है? बाज बहादुर। और आक्रमण करने वाला सेनापति कौन होता है? मुगल सेनापति आदम खां। 1560 से 62 तक पेटीकोट शासन चलाता है, जिसे कहा जाता है पर्दा शासन, 2.5 माह का शासन। तो उसी के दौरान यह 1561 ईस्वी में मालवा पर अभियान करता है। यहाँ का शासक इस समय बाज बहादुर होता है। अभियान के लिए किसे भेजता है? आदम का। आदम का कौन था? 2.5 माह का पुत्र। कहा जाता है कि इस अभियान में बाज बहादुर पराजित होता है और इसकी जो पत्नी होती है रूपमती, वो क्या करती है? जब उसे लगता है कि अब मुगलों पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो क्या करती है? ये अपने सतीत्व की रक्षा के लिए यह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती। 1561 ईस्वी में ही यह चुनार पर सैन्य अभियान करवाता है और यहां पर भी यह विजय प्राप्त कर लेता है। शासक कौन था? इसके बारे में मतभेद है, तो पर इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। 1561 के पश्चात कहा जाता है 1564 ईस्वी। नेक्स्ट जो अभियान करता है 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर, और इस समय शासिका कौन होती है? शासक वीर नारायण। और नाबालिग था, 3 साल का था मात्र यह। तो इसकी संरक्षिका कौन होती है? दुर्गावती देवी। पंद्रह 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? मुगल सेनापति आसफ खां के द्वारा। आदम खां का खात्मा कर दिया जाता है। इस समय गोंडवाना का शासक होता है वीर नारायण, मात्र 3 वर्ष का होता है ये। अतः साम्राज्य की सारी जो देखरेख है वो उसकी मां दुर्गावती देवी करती है। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान वीर नारायण मारा जाता है और दुर्गावती कहती है अपने सेनापतियों से कि भाई आप मुझे मार दीजिए ताकि मैं अपने सत्युत की रक्षा कर लूं। लेकिन सेनापति जब ऐसा साहस नहीं करते हैं तो वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है और इस प्रकार अपने सत्युत की रक्षा करती है। इसके पश्चात कहा जाता है 1572 ईस्वी गुजरात। शासक कौन था?
मुजफ्फर शाह तृतीय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है ये, जिसके बारे में अकबर को जब ये पता चलता है कि यहाँ का शासक अयोग्य है, प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई है, तो यह अभियान करता है, मुगल सेना भेजता है और कहा जाता है कि इस अभियान में विजय प्राप्ति मुगलों को हो जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि 1573 ईस्वी में पुनः गुजरात पर आक्रमण करता है। क्यों आक्रमण करता है कि मुजफ्फर शाह तृतीय पुनः विद्रोह कर देता है, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, या यूं कह सकते हैं कि पुनः गुजरात पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान पुनः अकबर स्वयं जाता है, मुजफ्फर शाह तृतीय का दमन करता है और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो कहा जाता है कि गुजरात पर जो द्वितीय अभियान किया था अकबर ने, इसे जो इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इसे सबसे अकबर के जीवन का सबसे तीव्र अभियान बताते हैं। रिपीट कर रहा हूं वापिस, 1561 मालवा, बाज बहादुर आदम खां विजय प्राप्त होती है, रूपमती आत्महत्या कर ले, जहर खा लेती है, गुना की आत्महत्या कर लेती है, फिर चुनार पर, फिर गोंडवाना पर, यहाँ पर भी अधिपत्य, फिर 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया जाता है, अधिपत्य स्थापित किया जाता है, लेकिन पुनः गुजरात पर मुजफ्फर शाह तृतीय अधिपत्य स्थापित कर लेता है। कहा जाता है कि 1572 ईस्वी में जो गुजरात का प्रथम अभियान किया गया था अकबर द्वारा, तो कहा जाता है कि पहली बार इसने अकबर ने समुद्र देखा था और यहीं पर पहली बार पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात होती है। और जब पुनः विद्रोह कर देता है तो द्वितीय अभियान करता है अकबर खुद स्वयं। और इस अभियान के बारे में जो इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, वो कहते हैं कि अकबर के जीवन का सबसे तीव्र गति का अभियान गुजरात का द्वितीय अभियान का माना जाता है। और कहा जाता है कि इन्हीं गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में अकबर 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय। अकबर के जीवन का सबसे तीव्र गति का अभियान कौन सा है? गुजरात का द्वितीय अभियान। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। किस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगालियों से मुलाकात की थी? गुजरात के प्रथम अभियान के पश्चात। कहा जाता है कि इनके पश्चात अकबर बंगाल, बिहार, कश्मीर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा काबुल पर भी विजय प्राप्त करता है। और काबुल विजय के बारे में कहा जाता है, जब अकबर वहां पर विजय प्राप्त करके कदम रखता है तो इतिहासकार कहते हैं कि पहला भारतीय शासक था जिसने काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कदम रखा। क्या है? काबुल पर कदम रखने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अकबर। इसके पश्चात कंधार के बारे में कहा जाता है कि पहली बार अकबर के समय ही यह मुगल साम्राज्य के अधिपत्य में आया था कंधार। तो देखिए, काबुल में कदम रखने वाला पहला भारतीय शासक अकबर, कंधार मुगल साम्राज्य में कंधार को मिलाने वाला पहला शासक मुगल शासक अकबर। तो इस प्रकार ये इसके जो साम्राज्य विस्तार के तहत जो विजय अभियान किए उसका शॉर्ट रूप में आपको वर्णन बताया मैंने। हालांकि आपके सिलेबस में इतना विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक चल रहा तो क्लियर करना जरूरी है। अब देखिए, इसके पश्चात अकबर और अपना राजपुताना या राजस्थान, इसके बारे में
चर्चा जरूर बनती है, क्योंकि अकबर अपने जीवन काल में कभी भी मेवाड़ पर अधिपत्य स्थापित या मेवाड़ के शासकों को अपने अधीन नहीं ला सका और इस दुनिया से, यही सपना लिए हुए इस दुनिया से वो विदा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी के बारे में चर्चा। अकबर व राजपुताना। अब देखिए, अकबर व राजपुताना में पहला आपको पता है कि पिछले लेसन में आप आमेर के बारे में बताया था मैंने। आमेर का शासक कौन था? 1562 ईस्वी में बिहारीमल या भारमल। बिहारीमल टोड ने कहा इसे। कहा जाता है कि 1562 ईस्वी में आमेर का जो शासक होता है भारमल, वो क्या करता है? वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर क्या करता है? अकबर तीर्थ यात्रा के लिए जब अजमेर जाता है तो मार्ग में मुलाकात करता है भारमल उससे, क्योंकि उसके भी काफ़ी परेशानियां थी आंतरिक व बाह्य। तो उन परेशानियों से बचने का एकमात्र उपाय नजर आता है भारमल को, वो था अकबर। अब उसे लगता है अकबर ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, अतः वो मजबूरी में ही अकबर से मुलाकात करता है, विकल्प नहीं था। और कहा जाता है कि भारमल यहां मुलाकात करने के पश्चात अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर देता है। कहां पर होता है विवाह? विवाह होता है सांगानेर के निकट। और यह इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? मरियम उज्जैनी। और इसका जो पुत्र होता है भगवनदास, वह पौत्र यानी पोता मानसिंह को अकबर अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त करता है। तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजवंश आमेर का राजवंश था, कछवाहा राजवंश, और शासक था भारमल। इसके पश्चात अकबर क्या करता है? मेड़ता पर विजय। मेड़ता पर विजय की बात आती है, यह भी 1562 ईस्वी में। यहां का शासक था जयमल। जयमल अभी पता चल जाएगा कौन है, बहुत प्रसिद्ध है। जयमल राठौड़ आक्रमण करने वाला होता है मुगल सेनापति सरफुद्दीन। तो कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान जयमल राठौड़ पराजित होता है, लेकिन वो बच के निकल जाता है और यहां पर मेड़ता पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यहां से जयमल राठौड़ कहां चला जाता है? जयमल राठौड़ यहां से मेवाड़ चला जाता है। जो उस समय शासक था मेवाड़ का उदय सिंह, राणा सांगा का पुत्र व महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा के पिता के पास। नेक्स्ट, मेवाड़ पर विजय। ये बात थी 1567 ईस्वी में। शासक कौन था? उदय सिंह, सांगा का पुत्र और महाराणा प्रताप का पिता। तो कहा जाता है कि जयमल राठौड़ यहां से पराजित होकर उदयपुर मेवाड़ पर आ जाता है उदय सिंह के पास। अब अकबर का अगला अभियान होता है मेवाड़ पर अभियान, और अभियान करता कौन है? खुद अकबर। अकबर खुद इस अभियान का संचालन करता है और कहा जाता है कि मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। और कहा जाता है कि जब उदय सिंह
को लगता है कि मैं मुगलों का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार सहित सुरक्षित गोगुंदा चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गोगुंदा की पहाड़ियों में सुरक्षित निकल जाते हैं, वे सामना नहीं कर पाएंगे। तो इधर क्या करते हैं, जेमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया दोनों मुगलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते। और कहा जाता है कि अकबर जब घेरा डाले रहता है तो उसे विजय प्राप्त नहीं होती है, तो वो छल कपट सारे तरीके आजमाता है। और कहा जाता है कि उसी दौरान किले की दीवार पर चढ़ते समय या कुछ सुरक्षा कारणों से चढ़ते समय जेमल राठौड़ के गोली के वार से जख्मी हो जाता है। वो जख्मी होने के पश्चात कहा जाता है जब महल के दरवाजे खोले जाते हैं मुगलों का सामना करने के लिए, क्योंकि विकल्प कोई रहता है कि ठीक है हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो कहा जाता है कि जेमल राठौड़ को क्या करता है, कल्ला राठौड़ अपने सिर पर उठा लेता है, सिर अपने कंधों पर बिठा लेता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान अकबर जब देखता है कि यार ये, क्योंकि कल्ला राठौड़ की गर्दन अकबर को दिखाई नहीं देती है, और देखता है ये 4 हाथ पैर वाला व्यक्ति कौन है, और इसी कारण इतिहास में कल्ला राठौड़ 4 हाथ वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध होता है। और इस युद्ध में जेमल व पत्ता जो कि चाचा भतीजा थे, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध के दौरान कहा जाता है कि अकबर बहुत क्रोधित हो जाता है जब विजय प्राप्त नहीं होती, तो वो क्या कहता है कि इस्लाम की काफिरों पर विजय होनी चाहिए, यानी धर्म युद्ध का संदेश दे देता है अपने सैनिकों को। और कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान मेवाड़ के लगभग 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा जाता है मुगलों द्वारा। और इस विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ का नाम मोहम्मदाबाद अकबर रख देता है। क्या रखता है? मोहम्मदाबाद। और कहा जाता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर फतेहनामा जारी करता है। रिपीट कर रहा हूं वापिस, आमिर अधीनता स्वीकार, बेड़ता पर जेमल राठौड़ पराजित होता है, भागकर यहाँ आ जाता है। यहाँ पर अकबर खुद आक्रमण करता है। इस आक्रमण के दौरान कहा जाता है कि लगभग भीषण नरसंहार होता है। जेमल व पत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्ला राठौड़ भी मारा जाता है और 30,000 राजपूतों को मौत के घाट उतारा जाता है। इस युद्ध को इस्लाम पर काफिरों की विजय बताई जाती है अकबर द्वारा। इसके अलावा विजय के पश्चात मेवाड़ का नाम मोहम्मदाबाद रखता है अकबर, और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी करता है। और मेवाड़ पर कौन सा साका होता है? तीसरा साका, यानी चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। पहला, दूसरा और तीसरा वह अंतिम साका अकबर के समय। और इतिहासकार कहते हैं कि यह अभियान अकबर के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, क्योंकि ऐसा भीषण नरसंहार अकबर ने अपने जीवन काल के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान कभी नहीं किया। हालांकि इस युद्ध में विजय के पश्चात जेमल व पत्ता सिसोदिया, जेमल व पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित होता है अकबर कि इन दोनों की मूर्तियां, हाथियों पर सवार संगमरमर की मूर्तियां आगरा के किले के मुख्य दरवाजे के बाहर स्थापित करवाता है, इतनी वीरता से प्रभावित होकर। इस प्रकार यह युद्ध में विजय अकबर को प्राप्त हो जाती है। लेकिन अकबर का सपना होता है कि मेवाड़ के शासकों को अपने अधीन करना, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसके पश्चात अकबर जो नेक्स्ट अभियान करता है, हालांकि इसी अभियान के दौरान कहा जाता है कि अकबर को अपनी गलती
महसूस होती है। और उसके पश्चात अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है अकबर खुद। और इसके तहत सबसे बड़ी नीति में क्या परिवर्तन करता है कि राजपूतों की वीरता उसने देखे ली इस अभियान के दौरान। अब वो डिसाइड करता है कि राजपूतों पर विजय प्राप्त करनी है तो प्रेम से, क्योंकि राजपूत मरने मारने पर हमेशा तैयार रहते हैं और ये नहीं देखते सामने वाला मजबूत है या कमजोर। इसके अलावा अगर मुझे मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है, मुगल साम्राज्य को विशाल बनाना है, उसकी रक्षा करनी है, तो एकमात्र सहयोग देने वाली जाति है वो है राजपूत। अतः इस युद्ध में विजय के पश्चात अकबर क्या करता है, अकबर राजपूतों के साथ एक नई नीति का प्रतिपादन करता है जिसे कहा जाता है सुलह कुल नीति, यानी समझा बुझाकर प्रेम से या वैवाहिक संबंधों द्वारा राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करना। तो इसके पश्चात नेक्स्ट जो विजय होती है वो है रणथंबोर पर विजय। ये बात थी 1569। शासक होता है सुरजन सिंह हाड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान सुरजन सिंह को जब यह एहसास होता है कि मैं मुगलों का सामना नहीं कर सकता, हाड़ा वंश का था ये, मैं मुगलों का सामना नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है, अपने दुर्ग की चाबियां मुगलों के पास भिजवा देता है कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। इसके पश्चात 1570 ईस्वी में नागौर दरबार, अकबर आमेर के शासक भारमल के सहयोग से क्या करता है, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन करता है। इस आयोजन के दौरान कहा जाता है कि राजपूत शासकों को भी आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित के दौरान कहा जाता है कि बीकानेर का जो शासक था कल्याणमल, जैसलमेर का शासक था हर राय भाटी और रणथंबोर का शासक था सुरजन सिंह हाड़ा। ये क्या करते हैं, ये भी इस दरबार में उपस्थित होते हैं और क्या करते हैं, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार कल्याणमल, जैसलमेर का शासक व रणथंबोर का शासक सुरजन सिंह भी वैवाहिक संबंधों द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इस नागौर दरबार के दौरान ही बहुत जो छोटे मोटे शासक थे वो भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस नागौर दरबार का महत्व इस बात से है कि इस नागौर दरबार के दौरान मारवाड़ का शासक चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के शासक मालदेव का पुत्र था, तीसरा पुत्र मालदेव, जिससे शेरशाह सूरी का आमना सामना होता है, बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त करता है शेरशाह सूरी इस युद्ध के दौरान और कहता है कि एक मुट्ठी भर बादशाह के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसी मालदेव जो और उसकी जिसकी पत्नी रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, उन्हीं का पुत्र था चंद्रसेन। चंद्रसेन के बारे में कहा जाता है कि ये भी इस नागौर दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन अकबर के व्यवहार से वो नाराज हो जाता है और वो वहां नागौर दरबार छोड़ के, या कह सकते हैं कि अकबर के दरबार को छोड़कर वहां से चला जाता है। तो अकबर को जब ये पता चलता है कि भाई चंद्रसेन जो कि मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक था वो भी आया है, लेकिन वो बिना अधीनता स्वीकार करे, बिना मिले हुए ही यहाँ से चला जाता है, तो अकबर क्या करता है, अकबर उसका दमन करने के लिए या उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव डालता है।
तो क्या होता है, पहला दबाव ये डालता है कि बीकानेर का शासक जो होता है राय सिंह, इस राय सिंह को क्या करता है, चंद्रसेन का जो साम्राज्य था मारवाड़, यहां की जिम्मेदारी किसको सौंप देता है, राय सिंह को। यानी बीकानेर के राय सिंह को चंद्रसेन का जो साम्राज्य था, राज्य था, उसकी जिम्मेदारी राय सिंह को सौंप देता है। यानी अब मारवाड़ पर किसका अधिपत्य स्थापित हो गया, अकबर का। अब चंद्रसेन यहां से अकबर से बचना भी है, मुगलों का सामना करना भी है, तो इसी उद्देश्य से वो क्या करता है, देखिए इसके लिए वो भाद्राजून, भाद्राजून चला जाता है। भाद्राजून के पश्चात सोजत, सोजत के पश्चात सिवाना, बाड़मेर चला जाता है। भाई मुगलों का सामना करना है मुझे, उसके लिए कुछ तैयारी भी चाहिए। फिर कहा जाता है कि पाली के निकट सचियाप नामक जगह पर 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब तक मृत्यु होती है तब तक ये अकबर का सामना करता है, मुगल सेना का सामना करता है, और यहां तक कि अकबर का जो सपना होता है कि अधीनता स्वीकार कर ले, वो सपना ये पूरा नहीं होने देता। और इस प्रकार अकबर से या मुगल सेना से लड़ते हुए ये 1581 ईस्वी में इसकी पाली के निकट सचियाप नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और जहां पर मृत्यु होती है वहां पर एक प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा पर घोड़े पर सवार चंद्रसेन है और उसके आसपास 5 महिलाएं उत्कीर्ण है, जो यह साबित करती है कि चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात इसके साथ 5 महिलाएं भी सती हुई थी। चंद्रसेन जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर उनसे संघर्ष करता रहा, तो इसके लिए इतिहास में क्या कहा जाता है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। कौन, चंद्रसेन। भूला बिसरा राजा चंद्रसेन। प्रताप यानी प्रताप से तात्पर्य महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। कौन, चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की तरह इसने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरा, भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जितना इतिहास में इसे स्थान नहीं मिला जितना महाराणा प्रताप को मिला हुआ। तीसरा, प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहा जाता है कि जैसा कार्य इसने किया था चंद्रसेन ने, उस वही कार्य महाराणा प्रताप ने भी अकबर के विरुद्ध किया और कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आज के इस लेसन में काफी है अकबर के बारे में, कुछ और चीजें जो अकबर के बारे में बची हुई है नेक्स्ट जो अपना लेसन होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।